आरोहण एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। ये कहानी बंगाल के एक बरगदार हरि मंडल और उसके परिवार की है, जो जमीन के सरमायादारों और बड़े ओहदेदारों से लड़कर खत्म हो गया। हरि मंडल और उसका छोटा भाई भोलाई गांव के एक जमींदार विभूति भूषण के खेत में काम करते हैं। भारत की आज़ादी के बाद सरकार ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अब जमींदार विभूति भूषण जमींदार से जोतदार बन गया है और यहाँ काम करने वाले मजदूर जमीन के बरगदार कहलाने लगे हैं, जो जमीन के मालिक तो नहीं है, लेकिन जोतदार उन्हें अपने जमीन में खेती करने से नहीं रोक सकता है। ऊपर से उपज का 75% हिस्सा बरगदार का होगा और मालिक को मालिक होने के एवज में उपज का 25% हिस्सा मिलेगा। ये 60 का दशक है, जब बंगाल में नक्सल आंदोलन शुरू हो रहा था। आज नाबा कृष्ण नाम के एक जोतदार को विद्रोहियों ने मार डाला। आरोप था कि उसने किसान नेता को जेल भिजवाया है और एक मजदूर की हत्या करवा दी है। खून के बदले खून, न्याय करने का उनका यही तरीका है। वे नारा लगाते हैं, लाल सलाम। इधर पूरे बंगाल में एक अलग तरह का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। वामपंथी पार्टी जो मजदूरों के हक की बात करती है, अब राजनीति में जमीन पुख्ता करने लगी है। गिरिपुर गांव का स्कूल मास्टर मिस्टर हलदर भी पार्टी का सदस्य है। पार्टी की गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। गांव में भी किसानों के हक की बात करता है। जमींदार विभूति भूषण के मुंशी मुकुंद बाबू को यह बात जरा भी पसंद नहीं है। अपने मालिक की जोत पर काम करने वाले मजदूर हरि मंडल से कहता है कि नया मास्टर तो बदमाश आदमी जान पड़ता है, भड़का रहा है तुम सबको। हरि का छोटा भाई भोलाई थोड़ा जटिल किस्म का है, जोतदार की हर धुरथाई पर पैनी नजर रखता है। जब उसकी छोटी बहन टेपी की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी, तो हरि विभूति भूषण से उधार में कुछ पैसे लेना चाहता है, लेकिन भोलाई को लगता है कि वो उधार के बदले उनसे कोई न कोई मांग जरूर करेगा। विभूति भूषण अपने पिता से ज्यादा धूर्त है, मीठी जुबान में चाकू से भी तेज काटता है। भोलाई का अंदाजा जल्दी ही सही साबित हुआ। विभूति भूषण ने उधार देने के बदले उनसे अपनी बरगदारी रजिस्टर ना करने की गुहार की। हरि के घर में उसकी मुंह बोली मौसी कालिदासी और उसकी बेटी पाची भी रहती है, लेकिन यह बात हरि की पत्नी को जरा भी पसंद नहीं है। उसे दोनों माँ बेटी घर पर बोझ से लगते हैं, अक्सर उन्हें ताना मारा करती है। लेकिन दूसरी तरफ भोलाई है जो पाची को पसंद करता है। फिर टेपी की शादी के कुछ दिन बाद, जब हरि और भोलाई फसल काट रहे थे, मुंशी मुकुंद बाबू खेत पर आए। मुंशी कहता है कि अब से सारी उपज मालिक के भंडार में जमा करना होगा। उपज में उनका कोई हक नहीं है, काम के बदले मजदूरी मिलेगी। इस पर भोलाई भड़क गया। आखिर उसे ये अंदाजा था कि बरगदारी रजिस्टर ना करने का खामियाजा एक ना एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। सो वो दिन आ गया। अब वे मालिक के हिस्सेदार से खेत के मजदूर बन गए। परेशान हरि ने जोतदार विभूति भूषण से इस बारे में बात की कि खेत पर उनका भी हक है। आखिर वे इस जोत के बरगदार हैं, कोई मजदूर नहीं। लेकिन विभूति भूषण को केवल अपने फायदे से मतलब है। रोज सरकार की नई नई नीतियां बन रही है। कल को कहीं सरकार बरगदार को ही जमीन का हक न सौंप दे, इसलिए वो अपने खेतों के बरगदारों को सरकारी कागज में रजिस्टर नहीं होने देना चाहता है। अब तो हरि और भोलाई की भी समस्या बढ़ गई है। अगर खेत में उपज की हिस्सेदारी नहीं मिली, तो तब क्या करेंगे जब फसल कटाई के बाद खाली पड़े रहते हैं? तब ना तो घर में अनाज होगा और ना ही कोई मजदूरी मिलेगी। ऐसे में तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। जोतदार के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। फिर अगले ही दिन विभूति भूषण के मुंशी ने भोलाई को खेत में काम करने से रोक दिया। बड़ी जबान चलती है इसकी, सजा तो मिलेगी ही। भोलाई ने पाची से वादा किया था कि उसे अपने साथ शहर ले जाएगा, लेकिन आज जब कलकत्ता जा रहा है तो उसे अपने साथ नहीं ले गया। अपने माथे का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता है, केवल इतना कहा कि उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जल्दी ही भोलाई को कलकत्ता में नमक ढोने का काम मिल गया, पर यहाँ भी सुपरवाइजर से उसकी बहस हो गई। आखिर उसके तेवर पहले से ही बगावती रहे हैं। वहीं स्टेशन के किनारे पर बैठे कुछ लफंगों की उस पर नजर थी। उन्हें भोलाई बड़ा दिलेर मालूम पड़ता है, काम का लगता है। शुरू में भोलाई ने मना किया कि वो कोई हराम का काम नहीं करेगा, पर कुछ ही दिनों बाद ट्रेन से माल चोरी करने वाले डकैतों का लीडर हो गया। इधर हरि के लिए अकेले परिवार पालना मुश्किल होने लगा है। जरा भी नहीं सूझ रहा है कि घर कैसे संभाले। मुंह बोली मौसी कालिदासी को भी यहाँ रहते हुए बोझ होने का एहसास होता है। एक दफे उसने हरि से अपने लिए काम खोजने को कहा था। उसने कलकत्ते में एक घर में नौकरानी का काम ढूंढ दिया है, पर वहां नौकर का काम करने के लिए भेजते हुए उसे शर्म का एहसास हो रहा है।
उस दिन जब हरी और पाची बस स्टैंड से लौट रहे थे तो एक आदमी ने पाची को अकेले में टोका। उससे कहता है कि वो उसके लिए भी शहर में कोई काम ढूंढ देगा। शाम को आकर बताया कि एक बड़े घर में नौकरानी का काम मिला है, बड़ा आराम है वहाँ। असल में इस आदमी की नज़र पाची पर बड़े दिनों से थी। वो उसकी मजबूरी से अच्छी तरह वाकिफ था, जानता था कि थोड़े से लालच से बहकाया जा सकता है। असल में वो एक दलाल है। उसने कलकत्ता में पाची को एक अमीर सेठ को बेच दिया। यहाँ वो उस सेठ की रखैल है। इधर दूसरी तरफ उसकी माँ कालिदासी का हाल भी बुरा है। जहाँ उसे काम मिला है वे औसत लोग हैं, मेहनताना भी नाम भर का मिलता है। शुक्र केवल इस बात का है कि रहने के लिए घर में एक कोना दे दिया है। गांव में लाख शोषण के बावजूद हरी अब भी जोतदार विभूति भूषण की चाकरी करता है। उसकी बदहाली देखकर पड़ोसी हसन उस पर चिढ़ पड़ा। कहता है तुम्हारी जमीन गई, बरगदारी गई, लेकिन अकल नहीं गई। वही मोटी की मोटी ही है। एक रात हसन मास्टर हलदर और उसके एक वकील दोस्त के साथ हरी के घर आया। वे किसान सभा के सदस्य हैं। उन्होंने सलाह दी कि जोतदार के खिलाफ एक केस दायर करना होगा। वो बेफिक्र रहे, जमीन उसे वापस मिल जाएगी। ना चाहते हुए भी हरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गया। अभी बेदखली का मामला रजिस्टर भी नहीं हुआ था कि जोतदार के आदमियों ने खेत में आकर जबरदस्ती सादे कागज में उसका अंगूठा ले लिया। इस कागज में मनमाने समझौते की शर्त लिख दी गई है। ऊपर से लैंड रजिस्ट्रेशन अफसर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हरी की बरगदारी के खिलाफ गवाही दी। कहा कि इंक्वायरी से पता चला है कि हरी मोंडल इस प्लॉट में खेती नहीं करता है, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को अफसर की गवाही और समझौते के कागज फर्जी मालूम पड़ते हैं। उसने आगे की जांच पड़ताल को जारी रखा, पर जमींदार से लड़ना हरी के लिए मुमकिन नहीं है। उस रात पुलिस ने हरी के घर में रखे उपज का पूरा हिस्सा जब्त कर लिया। आखिर दरोगा को खरीदना विभूति भूषण के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर इसका बदला लेने के लिए एक दिन विभूति भूषण को किसान सभा के लोगों ने घेर लिया। चेतावनी दी कि हरी का जब्त किया उपज वापस करे। डिस्ट्रिक्ट जज भी किसान सभा का हिमायती मालूम पड़ता है। उसने बरगदारी मामले की सुनवाई चलने तक जमीन से हरी की बेदखली को खारिज कर दिया। इधर कलकत्ता में पाची की अलग ही दुनिया है। वो सेठ की रखैल बनकर खुश है। उसे नई नई चीजें, गहने और कपड़े खूब भाने लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ भोलाई को रेलवे से माल चोरी करने के आरोप में पुलिस ने धर लिया है। एक दिन एक नेता उसे जेल में मिलने आया। वो उसे जेल से छुड़वा सकता है, बदले में उसके लिए आड़ा तिरछा काम करना होगा। भोलाई ने भी शर्त रखी कि वो रंगबाजी तो जमा देगा, लेकिन कोई खून खराबे का झमेला नहीं चाहिए। फिर जेल से छूटते ही पार्टी के लिए जबरन चंदा वसूली के काम में लग गया। उसने गांव में वाम दल को किसानों के लिए लड़ते देखा था। तब उसके विचार उनसे काफी मिलते जुलते थे, लेकिन अब पूंजीवादी पार्टी की तरफ से उन पर हमला करता है, बम फेंकता है। एक दिन पाची ने अपनी माँ का पता मालूम किया और उनसे मिलने चली गई। कालिदासी की मालकिन को बड़ी हैरानी हुई कि उसकी बेटी कैसे इतने अच्छे कपड़े खरीदने की हैसियत रख सकती है। इसलिए पूछ ही लिया कि आखिर वो क्या काम करती है। पर जब पता चला कि वो एक सेठ के घर में रहती है और कोई काम नहीं करती है, तो उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। कहा कि तुम यहाँ नहीं आ सकती हो, हम शरीफ लोग हैं। फिर जब वापस लौट ही रही थी तो बस से गुजरते वक्त भोलाई को सड़क पर भटकते देखा। आवाज लगाती रह गई पर मुलाकात नहीं हुई। गांव में भी हरी वाला मामला लंबा खिंच रहा है। ऊपर से हरी की उपज और बैल भी पुलिस के कब्जे से अब तक नहीं छूटे हैं। जोतदार से लड़ना मुश्किल हो रहा है। एक शाम उसके गुंडों ने हरी पर हमला किया और उसके घर को जला डाला। किसी तरह जान बची। इतना जख्मी था कि कोर्ट में भी हाजिरी लगाना मुश्किल होने लगा है। इधर एक दिन पता चला कि मास्टर को पुलिस ने उठा लिया है और वकील भी नजरबंद है। अब तो हरी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। अकेले कैसे जोतदार का सामना करेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। झंझट और बढ़ गई। इधर कलकत्ता में पाची की मां बीमार है। भोलाई को हत्या के आरोप में पुलिस ने पकड़ लिया है। लगता है उम्र कैद होगी। पाची की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं है। वो पेट से है, लेकिन सेठ बच्चे का झंझट नहीं चाहता है। उसने पाची का एबॉर्शन करा दिया। अब वो बीमार रहने लगी है। सारा आकर्षण छीन लेने के बाद उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। बेचारी पाची की मानसिक हालत खराब हो गई। अब तो हरी को भी कलकत्ता आना पड़ा। हाईकोर्ट में उसका मामला चल रहा है। यहाँ जज ने उसे जमीन से बेदखल कर दिया।
ऊपर से माफ़ी भी मंगवाई। उसकी ज़मीन और बरगदारी की चाहत सब एक झटके में ख़त्म हो गई। घर आकर किस्मत पर रोने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। अब पत्नी के साथ मजदूरी करने को मजबूर है। फिर राज्य में नई सरकार बनी। ये वाम दल की सरकार है जो किसानों का हिमायती होने का दावा करती है। जब गांव में पंचायत का चुनाव हो रहा था तो मास्टर हलदर ने मुखिया के लिए हरि का नाम आगे किया। एक वही है जो जमींदार के खास लोगों से लड़ सकता है। पर हरि की पत्नी नहीं चाहती है कि वो फिर से जमींदार के खिलाफ कुछ भी करे। एक बार तो उसने जमींदार से लड़कर अपना सब गंवा दिया है। अब अगर उसके खिलाफ चुनाव में खड़ा होगा तो उसके पास गंवाने के लिए केवल जिंदगी ही बचेगी। विभूति भूषण वही सब करेगा जो पहले कर चुका है। लेकिन हरि ने हिम्मत दिखाई और मुंशी के खिलाफ नॉमिनेशन भर दिया। आखिर हरि के पीछे किसान सभा के लोग खड़े हैं। जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हरि ने चुनाव जीत लिया। अब उम्मीद है कि उसके साथ अच्छा होगा। लेकिन कलकत्ता में पाची उसकी माँ और भोलाई के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। एक दिन पगलाई पाची अपनी माँ को खोजते उसके घर पहुंच गई, लेकिन माँ को नहीं पहचाना। बाद में वहां से कहीं और चली गई। बेटी की ऐसी हालत देखकर पहले से बीमार उसकी माँ सदमे में चली गई और रात में सोते हुए उसकी मौत हो गई। इधर भोलाई को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन उसे अब भी लगता है कि वो पूरी सजा काटे बगैर जेल से पहले ही निकल जाएगा। उसे उम्मीद है कि जो नेता उसका फायदा उठाया करते हैं इस वक्त उसकी मदद करेंगे, पर शायद ही ऐसा हो। जबकि दूसरी तरफ हरि है जो गांव में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। अब वो मुखिया है और जोतदार के साथ बराबरी में बैठता है। किसानों की एकता पर अच्छा खासा भाषण भी दे सकता है। जल्दी ही उसे विभूति भूषण की जमीन पर बरगदारी का कानूनी हक भी मिल गया। अब उसे अपने भाई भोलाई, पाछी और मौसी की याद आने लगी है। लेकिन 3 हफ्तों तक कलकत्ता में उन तीनों को खोजने के बावजूद उनका कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर घर लौटना पड़ा। पर गांव लौटने के कुछ ही दिन बाद हरि की भी मौत हो गई। भले उसने उतार चढ़ाव से भरा जैसा भी जीवन देखा हो, पर आखिर में उसने हिम्मत की और ताकतवर से लड़कर अपना हक छीन लिया। इसी सबक के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।